सवाल ये पैदा होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो एनसीईआरटी को ऐसे पढ़े कि एक एक लाइन याद हो जाए, और इसके लिए हमने बाकायदे एनसीईआरटी को लिख के तैयार किया है। ठीक है, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस चैप्टर में ये एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है आधुनिक भारत का, और बहुत ही मशहूर चैप्टर है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है। ये है एनसीईआरटी का। और 1857 का, इससे पहले ये 5वां था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। अब जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया तो विद्रोह तो होना ही था, और शोषण में सबसे बड़ा शोषण था आर्थिक शोषण। दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि भारत में भैया एक कहावत है। क्या कहावत है? पीठ में मार ले भैया, पेट में मत मार। जब पेट में मारे, इसीलिए महंगाई 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 सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। भाई खाने पीने की चीज रहेगी तभी तो धर्म जाति संप्रदाय का धंधा भी चलेगा। और गरीबी आ जाएगी तो अंग्रेजों ने क्या किया? शोषण किया। यहां देखिए, सामान्य कारण, औपनिवेशिक चरित्र, उनकी नीतियां, उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। क्योंकि एक असंतोष बहुत लंबे दिनों से चल रहा है। मेरा लिखित रूप में 1857 का विद्रोह अध्याय 6। और देखिए आप, 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह उठ खड़ा हुआ, और इसका कारण असंतोष। ये सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, वास्तव में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीतियां, उनके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष, यानी जो चरित्र थी, नीति थी, तरीके थे, उसके का विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था 1857 का विद्रोह। सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह का क्या था, तो वो था आर्थिक शोषण। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सब चीज आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सबसे पहले तो आर्थिक शोषण है। अगर खाने को ही नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो 1857 का विद्रोह धार्मिक तो था, लेकिन उसका मूल कारण आर्थिक था। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश में परंपरागत आर्थिक ढांचे का विस्तार, इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को, और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदार और मुखिया लोगों की निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। गरीबी किसी को पसंद नहीं है, और ये इनकी नीतियों के कारण आप ये देखिए, 1770 से 1858 के बीच बहुत सारे अकाल पड़े, और 12 बड़े और अनेक छोटे अकाल पड़े। विलियम एडवर्ड कहते पुलिस को जनता को समान समझने लगी थी। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा है कि पुलिस को जनता कोर के समान समझती थी, और वही पुलिस आज भी, पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस के प्रति जनता में एक विश्वास होनी चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, न कि जनता की कोर। तो विलियम एडवर्ड कहते हैं कि पुलिस जनता को कोर समान समझती थी, और जनता जब पुलिस को देखती थी तो डरती थी। आज भी मूल्यांकन की जरूरत है। क्या जनता पुलिस से डरती है, या जनता पुलिस से सुरक्षित महसूस करती है? बस ये प्रश्न है, और इस सवाल का जवाब आपको इंटरव्यू में देना होगा। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते 1859 में विलियम एडवर्ड ने कहा, जनता कोर समान समझती थी पुलिस को। कोर ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण विदेशी होना था। नेचर से विदेशी थे।
मुगल इसी देश में आए, इसी देश में रहे, यहीं घर बनाए, यहीं अपना पैसा लगाया। और अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ का पैसा, गंगा का पैसा टेम्स में ले जाके डाल देते थे, यानी गंगा के किनारे से माल पानी ले जाके टेम्स के किनारे या लंदन में, तो लंदन में विकास हो रहा था। और उल्टे प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में भी चूर रहते थे, भारतीयों के साथ अपमानजनक और क्या कहते हैं धृष्टतापूर्ण बर्ताव करते रहते थे, ये भी उसका कारण है। पहले अफगान युद्ध 1838-42, पंजाब के युद्ध 1845-49 और क्रीमियाई युद्ध 1854-56 में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। वर्ष 1855-56 में बिहार बंगाल की संथाल जनजातियों के लोग कुल्हाड़े तथा तीर धनुष लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र के कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को सफाया करके उन्होंने एक जन विद्रोह का, तो उनकी जो परेशानियां थी होलिस्टिक अप्रोच में संपूर्ण रूप से आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक इंटरफेयर करते थे, सामाजिक रूप से इंटरफेयर करते थे, आर्थिक रूप से तो लघु उद्योग को क्षतिग्रस्त कर चुके थे, पूरे तौर पर बर्बाद कर दिया था। और हमारे माल का निर्यात को में बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। इसके कारण जनता बहुत नफरत करने लगी। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी, देखिए 1856 में अवध की बात हो रही है, अवध को अपना लिया 1856 में डलहौजी ने। 75,000 सेना अवध से थे। अवध के नवाब को के प्रति कुप्रबंध का लगाया था, पिछले अध्याय में आपने देखा था। मतलब किसी से भी उसका राज हड़प लेते थे, कोई न कोई कुप्रबंध लगा करके, किसी को दत्तक पुत्र के आरोप में फंसा करके, मतलब किसी न किसी जाल में फंसा करके उनके राज्यों को भी हड़प लेते थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में उसकी तीखी प्रक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी के सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। अवध के कारण विद्रोह का वातावरण बन गया, क्योंकि अवध से बहुत लोग सिपाही थे, 75,000। अवध के अधिग्रहण के लिए डलहौजी ने जो तर्क दिया था वो ये था कि जनता को नवाब के कुप्रबंध से तथा तालुकदारों से दमन से मुक्ति कराना था, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। आइए, नवाब का प्रशासन तथा सेना भंग होने से हजारों वकील तथा भद्र लोग, अधिकारी तथा उनके साथ साथ उनके अमले के लोग तथा सिपाही बेरोजगार हो गए थे। देखिए ये सारी रीजन है, इनके कारण सब लोग बेरोजगार हो गए थे। अवध को अपने राज्य में मिला लेने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा अधिकांश तालुकदारों, जमींदारों की जागीरें भी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। सत्ताहीन बने इन तालुकदारों की संख्या 21,000 थी। नाना साहब के अतिरिक्त पेशवा बाजीराव, नाना साहब आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे रहे थे, वो नाना साहब को देने से इनकार कर दिया तथा उनको उनके पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने के लिए बात किया। तो नाना साहब जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने, मैंने पहले कहा, किसी को दत्तक पुत्र के हवाले से और किसी को कुप्रबंध के हवाले से अवध को इस तरह से किसी न किसी बहाने से राज्यों को हड़प लिया जाता था। और नाना साहब को पुणे से कानपुर, जो उनका मेन जगह था पुणे, वहां से पुणे पेशवा की जगह थी, वहां से हटा करके कानपुर जाकर के पेंशन याफ्ता बना दिया। यानी हम तुमको पेंशन देते हैं, आराम से रहो, तुम्हें राजा नहीं बनना है। 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके चोट की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के बहुत छोटे से निवास स्थान में रहना होगा। यह 1849 की बात है। उत्तराधिकारी लाल किला छोड़ दे, लाल किला को भी छोड़वा दिया 1849 में बहादुर शाह को के उत्तराधिकारी को। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की कि
बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों के सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। 1856 में यह घटना हुई, ये वाला पॉइंट। 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया कि जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक और पादरी रखते थे। इससे भी जनता भड़क गई क्योंकि ईसाई बनने की प्रक्रिया चल रही थी 1850 के कानून में, और उनको पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया गया। अनेक लोगों की रूढ़िवादिता, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं तथा मानवतावादी उपायों के कारण भी भड़की, जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। कई लोग इस बात को लेकर भी भड़क गए कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून क्यों बने, और लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था। वो ये सोचते थे कि समाज बर्बाद हो जाएगा। पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों के ऐसे अनधिकारी हस्तक्षेप की तरह लगे और बहुत बुरा लगा। सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने और पगड़ी रखने पर प्रतिबंध किया गया था। ये सब कारण हैं जो 1857 के विद्रोह के कारण बने थे। 1856 में समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत ली गई। ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार जाने से किसी भी हिंदू का धर्म नष्ट हो जाता है। 1856 में यह कानून बना कि उसके अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं को चोट लगी, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। और देखिए, बंगाल में बहुत पहले 1764 में ही एक सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था। अधिकारियों ने 30 सिपाहियों के तोपों को मुंह पर बांध कर उड़ा दिया। वर्ष 1806 में वेल्लूर में सिपाहियों ने ऐसा किया था एक विद्रोह। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों ने 37वीं रेजिमेंट के समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 1844 में वेतन और भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। तो यह है 1724 में बंगाल में, 1806 में वेल्लोर में, 1824 में बैरकपुर। यही है बैरकपुर पांडे जी का। तो और विदेशी सेवा भत्ता भी नहीं देते थे, विदेश में भेज देते थे, ये भी बात है। सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी में इस भावना की को इस प्रकार व्यक्त किया कि धीरे धीरे ये सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचा गिराने, तबाह करने और उन्हें और उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाया गया। यानी धार्मिक दृष्टिकोण का भी बड़ा रोल था कि उनको लग रहा था कि अंग्रेजों के कारण धर्म नष्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था। केवल इसमें एक जलती तिली पड़ने की देर थी। चर्बी मिले कारतूस की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दिखा दी। चर्बी वाली जो घटना थी उसमें क्या हुआ था, नए एनफील्ड राइफल कारतूसों में चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इसने हिंदू तथा मुसलमान दोनों विद्रोहियों को, दोनों सिपाहियों को भड़का दिया। मतलब असंतोष पहले से ही जमा थे, पहले से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे असंतोष थे और वो चर्बी वाले कारतूस ने उसमें एक चिंगारी का काम किया। यानी वो तात्कालिक कारण था, मुख्य कारण आर्थिक था, फिर राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक इंटरफेरेंस। 1857 के विद्रोह के इतिहास का एक अजीब पहलू यह है कि इसका अध्ययन
लगभग पूरी ब्रिटिश दस्तावेज पर आधारित है। विद्रोही अपने पीछे कोई दस्तावेज नहीं छोड़ गए और चूंकि वे गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए शायद वे कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लिखित रूप में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इतिहासकारों तथा लेखकों के एक वर्ग का दावा है कि विद्रोह एक व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वे चपातियों तथा लाल कमल के फूलों का गांव-गांव में पहुंचने की घटना, घुमक्कर सन्यासियों, फकीरों और मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। ये कह रहे हैं कि जनता घर घर में जाकर के चपाती बांटती थी, लाल कमल बांटते थे और समझाते थे कि विद्रोह करना है, फकीर के भेष में, सन्यासी के भेष में। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ। यही मेरठ, दिल्ली के पास वाले मेरठ से हुआ। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक का एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आया। इस क्षेत्र को जरूर जानिए, कहां से कहां तक था। उत्तर में पंजाब से, दक्षिण में नर्मदा तक, अब पूर्व में बिहार से, पश्चिम में राजस्थान तक। मेरठ में विद्रोह के भड़कने से पहले भी बैरकपुर में मंगल पांडे, मैंने बताया था 1824 की बात है, शहीद हो चुके थे। वे एक नौजवान सिपाही थे जिनकी अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी। इससे भी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। मतलब एक कारण नहीं था, हजारों कारण थे, सैकड़ों कारण थे जो मिल करके असंतोष बना था, बम बारूद बन गया। 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवार ने सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवार ने के 90 लोगों ने क्या किया, चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजा दी गई। यह था कारण। 24 अप्रैल को 90 लोगों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया, चर्बीदार कारतूस, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उसको दांत से खोलना होता था, तो उनको जंजीरों से जकड़ दिया गया। अगले ही दिन 10 को उन्होंने अपनी कैदियों साथियों को छुड़ा लिया, अपने अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद किया। ये सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर चल पड़े और सूर्यास्त के बाद, ये 24 अप्रैल की घटना है। बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने एक फौजी विद्रोह को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। सिपाहियों के कहने पर या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनके आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने के लिए वे भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करे। अब आप ये समझिए, जब लोग मेरठ से चले और मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो एक बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने राजा घोषित कर दिया। ये न देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता इतनी प्रबल थी और मुगल काल की जड़ें इतनी मजबूत थी कि बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे इस बुढ़ापे में राजा बनूंगा। तो सारे लोगों ने, सारे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिल करके उनको कहा कि आप ही मेरे राजा हैं। और सब बहादुर शाह जफर ने सब लोगों को पत्र लिखा, सारे राजा महाराजाओं को। विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने सुदखोरों की खाता बहियों और कर्जों के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालतों, तहसीलों, कार्यालयों, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर हमला किया। कौन? सारे विद्रोही। एक अनुमान के अनुसार अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले लगभग 1,50,000 लोगों में 1 लाख से अधिक सामान्य नागरिक थे। उस समय इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। यहां जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुई,
यहाँ भी लोगों ने विद्रोह के साथ बहुत सहानुभूति का व्यवहार किया। वे विद्रोहियों की हर जीत पर खुश होते रहे और अंग्रेजों के वफादार रहने वाले सैनिकों को सामाजिक बहिष्कार करते रहे। लंदन टाइम्स अखबार के संवाददाता के रूप में 1858-59 में भारत का भ्रमण करने वाले W.H. रसल की बात है, ने लिखा है, कोई भी मिसाल ऐसी नहीं किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना निगाह पड़ती हो। कोई भी ऐसी मिसाल नहीं थी उस समय किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना मिसाल पड़ती हो। गोरों से इतनी नफरत थी क्योंकि उनके अंदर विदेशी छवि थी, विदेशी भावनाएं थी। ऐसी कोई मिसाल मुगल में नहीं पाई जाती क्योंकि वो स्वदेशी बनकर के रहे थे। बस फर्क यही है अंग्रेजों और मुगल में कि अंग्रेज आए, भारत पे शासन किया और विदेशी बन के रहे। मुगल भारत में आए, विदेशी थे मगर स्वदेशी बन करके रहे, यहीं मरे, यहीं उन्होंने अपने सारे कमाई को इसी देश में लगाया। तो इसीलिए अंग्रेजों के प्रति काफी नफरत थी। वर्ष 1857 में विद्रोह का जन चरित्र उस समय भी स्पष्ट हुआ जब अंग्रेजों ने इसे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोही सिपाही को ही नहीं दबाया बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिमी बिहार की जनता के खिलाफ भी एक भरपूर और निर्मम लड़ाई लड़नी पड़ी। पूरे के पूरे गांव, जिला जला दिए तथा ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम किया। मतलब विद्रोह के बाद भी उन्होंने पूरी जनता को कत्लेआम किया, जनता का शोषण किया, मारा, पीटा, दबाया, इन सब कारणों से भी बहुत ज्यादा। अब देखिए, आगे बढ़िए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका परोक्ष रूप से एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन ने स्वीकार किया है। बहुत कड़वे मन से वो लिखा, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। कितना भी लड़ाने की कोशिश करे लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया नहीं जा सकता था क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ज्यादा प्रबल थी। 1857 की घटनाओं से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल में तथा 1858 से पहले भारत की जनता और राजनीति अपने मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थी। यानी 1858 से पहले जनता सांप्रदायिक नहीं थी। उसके बाद एक नई नीति का आविष्कार हुआ जो आगे के अध्याय में बताऊंगा, बांटो और राज करो, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता है भारत में, इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि इनको तोड़ा नहीं जाएगा। अगर हिंदू मुस्लिम एकता आज भी हो जाए तो हम असली मुद्दे पे लड़ाई करेंगे। हम लोकतंत्र में असली मुद्दे पे रहेंगे। तो आगे आइए। तो हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने प्रहार करना शुरू किया। एचिंसन ने कहा, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। 1858 से पहले भारत की जनता मूल रूप से सांप्रदायिक कभी नहीं हुई थी। और देखिए कहां विद्रोह हुआ। कानपुर से देखिए विद्रोह को एक नजर देखिए। कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहब थे जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने अपने को उनका प्रतिनिधि घोषित किया। नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुक्त उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्होंने धोखे से मारकर अपनी बहादुरी पर कलंक का टीका लगा दिया। तो लखनऊ में देखिए नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्ला थे। राजनीतिक प्रचार कार्य में माहिर थे, ये भी आता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिश कदर को अवध का नवाब घोषित किया था। बिरजिश कदर। जनरल आउटरम ने इस एक पर्चा पर इस बात का ऐलान
ऐलान किया कि ढोंडू पंत यानी नाना साहब का दूसरा नाम है ढोंडू पंत, पकड़वाने वाले को 1 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। ढोंडू पंत को किसने कहा? जनरल आउटरम ने। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के रानी के अधिकार को नहीं माना तो उनके राज का अपहरण कर लिया तथा उनको धमकी दी कि झांसी के सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायित्व माना जाएगा। तब रानी विद्रोही में आ गई। यानी एक एक कर सबको जख्म लगा था, नाना साहब को भी, झांसी की रानी को भी, और सिपाहियों को भी, आम जनता को भी, श्रमिकों को भी, सिपाहियों को भी, इन सारे को एक ऐसा जख्म लगा था कि सब यूनाइट हो गए। अंग्रेजों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियों तक तोपे चलाते हुए और गोला बारूद बांटती देखी गई। उन्होंने अपने अनुयायियों को शपथ दिलाई, हम अपने हाथों अपनी आजादी शाही स्वतंत्र राज की कब्र नहीं खोदेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट। स्त्रियों तक तोपे चलाई और गोला बारूद बांटती देखी गई, यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। तात्या टोपे तथा पान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए और देखिए, इसी क्रम में कुछ लोग अंग्रेजों के वफादार भी बने रहे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अंग्रेजों के वफादार कौन कौन थे? क्योंकि उनका काम चल रहा था। अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने रानी से लड़ने की एक कोशिश की, मगर अधिकांश सैनिक रानी से जा मिले। सिंधिया ने आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ली। यह है बहादुर रानी सिपाहियों की वेश में एक घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति हुई। और साथ ही एक मुस्लिम लड़की भी शहीद हुई जो उनकी बचपन की साथी थी। उस मुस्लिम लड़की का क्या नाम है, ये पता कीजिए। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। लगभग 80 वर्ष के होते हुए भी वे विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक थे। अब अंदाजा कीजिए, 80 वर्ष के लोग लड़ाई कर रहे हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। वे मद्रास के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया शुरू कर दिया था। जनवरी 1857 में उत्तर भारत में फैजाबाद आ गए। ये मौलवी अहमदुल्ला मिलाने के लिए आता है इस तरह का। चर्बीदार कारतूसों के सवाल पर घृणित विदेशियों को बाहर भगाने की धुन में वे लड़ाइयों में जमकर इन्हीं चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करते रहे। और मौलवी अहमदुल्ला के बारे में दक्षिण भारत का और पूर्व और पश्चिम भारत के अधिकांश भाग विद्रोह से अछूते रहे, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और जनता का व्यापक समर्थन इसे प्राप्त था। फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। अब देखिए, अंग्रेजों का साथ किस किस ने दिया, इस पर भी हमने बना दिया पॉइंट, इस पर आप ध्यान दीजिए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और पटियाला के नाभा जिंद के नवाब, ये सब यहाँ पे आप एक नजर में आपको बताता हूँ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा तथा दूसरे अनेक सरदारों और अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सक्रियता से सहायता की। ये ध्यान रहे ताकि आप अपना आंसर लिखने के क्रम में और क्वेश्चन आने के क्रम में ध्यान रहे किन लोगों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया।
गवर्नर जनरल कैनिंग के ने बाद में टिप्पणी की, इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अगर ये लोग राजा नहीं होते भारतीय तो अंग्रेज वहीं समाप्त हो चुका था। असंतोष तथा बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च तथा मध्यवर्गीय अधिकांश लोग विद्रोह के आलोचक थे। उच्च वर्ग के लोग और मध्यवर्गीय लोग अधिकांश लोग विद्रोह के आलोचक थे। जिन लोगों को इससे प्रभाव पड़ा था, शोषण हुआ था, किसी न किसी कारणवश वो इससे प्रभावित हुए थे और दुखी थे, वो सब विद्रोह में शामिल हुए, बाकी शामिल नहीं हुए। विद्रोह की शक्ति अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें उन्हें वापस दी जाएगी, तो विद्रोह को छोड़ दिया, विद्रोह के किनारा कर लिया। उन लोगों को कहा गया कि भाई आपको आपकी जागीरदारें वापस नहीं दी जाएगी, वो विद्रोह से हट गए। इससे एक लंबा खींचता हुआ छापामार संघर्ष चल सकना अवध के किसानों और सिपाहियों के लिए बहुत कठिन हो गया, क्योंकि बहुत सारे अपने लोग अंग्रेजों का साथ देने लगे। और देखिए कौन कौन लोग विद्रोह में, ग्रामीण जनता के हमले का खास निशाना सूबेदार थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु थे। सूबेदार जो है ना अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी भी इसके शत्रु बन गए। युद्ध के खर्च जुटाने के लिए विद्रोहियों को उन पर भारी कर लगाने पड़े थे, या सेना का भोजन देने के लिए उनके अनाज गोदामों पर कब्जा करना पड़ा था। अनाज गोदाम तक अंग्रेजों का कब्जा कर लिया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे भारतीय बिदक कर दूर हो गए थे, क्योंकि विद्रोही कई बार अंधविश्वासों का भी सहारा लेते थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग विद्रोह से कट गए थे। विद्रोहियों ने उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री की भी कमी थी। अधिकांश तो भाले और तलवारों जैसे पुराने हथियारों से लड़ रहे थे और उनका संगठन भी नहीं था। तो क्या क्या ये सारी दिक्कतें थी, क्या क्या कमियां थी जिसके कारण विद्रोह नहीं हुआ। दिल्ली में प्रशासकों की समिति 10 सदस्य थी, 6 सिपाही जिसमें 4 नागरिक होते थे। दिल्ली में प्रशासकों की एक समिति बनाई गई जिसमें 10 सदस्यों में 6 सिपाही 4 नागरिक। इसमें सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। ये समिति सभी सैनिक तथा प्रशासकीय निर्णय सम्राट के नाम पर करती थी। कई संगठनिक सूचनाएं तैयार करने इस तरह की कोशिशें विद्रोह के दूसरे केंद्रों से भी की गई। तो दिल्ली में प्रशासकों की समिति बनाई गई जिसमें 10 लोग थे और 10 सदस्यों में 6 सिपाही 4 नागरिक थे। बेंजामिन डिज़रायली ने इस समय ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते हुए विद्रोह नहीं कुचला गया तो रंगमंच पर भारतीय राजाओं के अलावा कुछ और पात्र भी दिखाई देंगे तथा उनसे भी उन्हें अंग्रेजों को जूझना पड़ेगा। कह रहे हैं कि विद्रोह को टाइम से कुचलना जरूरी था। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं 1857 में विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने तथा उनमें एक देश का वासी होने की चेतना जागने में महत्वपूर्ण, यानी राष्ट्र निर्माण की चिंगारी थी। राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था 1857 का विद्रोह। और अंग्रेजों ने लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह बंदी बनाए गए, उनके राजकुमार पकड़ लिए गए, पकड़कर वहीं मार डाले गए। सम्राट पर मुकदमा चला, उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। वहीं अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए 1862 में स्वर्गवासी हुए। इस तरह महान मुगल वंश का आखिरकार पूरी तरह नष्ट हो गया। ये आखिरी राजा थे बहादुर शाह। ये म्यांमार में इनका डेथ हुआ 1862 में। 1862 में मृत्यु हुई बहादुर शाह जफर की। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया।
नाना साहब की कानपुर में हार हुई, सबकी हार हो गई। अंत तक हार ना मानकर आत्मसमर्पण से इनकार करके वे 1859 में आरंभ में नेपाल की ओर कूच कर गए और फिर उनका कोई पता नहीं चला। नाना साहब नेपाल कूच कर गए। तात्या टोपे जो नाना साहब के सहयोगी थे, मध्य भारत के जंगलों में जा छिपे और वहीं से एक भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे, जब तक कि अप्रैल 1859 में वे सोते समय एक जमींदार दोस्त की गद्दारी के कारण पकड़े गए। देखिए, दोस्त की गद्दारी के कारण पकड़े गए। जल्दी जल्दी उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 15 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दी गई, तात्या टोपे को। तो भारत के लोग आपस में ही लड़ते थे, साजिशों में शामिल रहते थे। दोस्त ही दोस्त का दुश्मन था, क्योंकि अंग्रेजों का साथ देते थे। और आज भी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के कारण एक दूसरे दोस्त के दुश्मन बने हुए हैं। हमें अपनी जिंदगी से राष्ट्र निर्माण को लाना होगा जिंदगी में, और राष्ट्र निर्माण के जो बाधक तत्व हैं, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, इन सबको हटाकर बेरोजगारी, भूखमरी, सड़क निर्माण, ऊर्जा और विकास, रोजगार के साधन, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, नई तकनीक को भारत में लाना होगा। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी स्वर्गवासी हो चुके थे, जबकि अवध की बेगम हजरत महल मजबूर होकर नेपाल छुप गई थी, नेपाल चली गई थी। ये हमारे इतिहास का एक शानदार पड़ाव है। ये पुराने ढंग के भारत को तथा उसके परंपरागत नेतृत्व को बचाने का एक हताशपूर्ण प्रयास तो था ही, परंतु ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था। इसने एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का आधार तैयार कर दिया। आगे स्वाधीनता संग्राम में भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का एक अक्षुण्ण स्रोत प्रदान किया गया। तो इसमें क्या हुआ, ये एक स्रोत बन गया राष्ट्र निर्माण का। ये आंदोलन राष्ट्र निर्माण, आगे चल के राष्ट्र निर्माण का महत्व समझने लगे लोग। आगे चल करके लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, भाषा का विकास हुआ। आगे चल करके लोग ये समझने लगे कि हम भारत के वासी हैं, हम एक हैं। आगे चल करके ये भी समझने लगे कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके कारण अंग्रेजों ने हमें बांटो और राज करो की नीति में आगे बांट दिया, उसको भी समझने लगे। और यही समस्या आज भी है जिस पे हमें गौर करना है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये हमें आज भी बांट रहा है और आज भी हमें विकसित नहीं होने दे रहा है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।